बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला है, साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस पूरे शो में हम आपको देंगे आज का एक क्विक रिकैप। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। और आज हमने देखा कि मुनाफा वसूली हावी थी। आज बाजार में लगातार हम देख रहे थे कि 6 दिनों से तेजी थी, लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी लाल निशान में क्लोज हुआ और निफ्टी में भी 18,100 के पास ही क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज दिन भर का मार्केट की चाल कैसी रही है, कौन कौन से सेक्टर में एक्शन था, कहाँ पर गिरावट देखने को मिली, ये पूरा मार्केट का एक्शन लेकर हमारे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं। प्रियंका बताइए। देखिए, आज मार्केट्स खुले दबाव के साथ जरूर थे। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ही ग्लोबल हैंगओवर था क्योंकि वहां पर कल एक यूएस मार्केट्स में सेशन वीक था, लेकिन स्मार्ट रिकवरी कहना चाहिए। बैंक इंडेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स लगभग 250 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हुए हैं और इनफैक्ट एक पॉइंट पे तो हरे निशान में भी टच हो चुके थे लास्ट आवर में। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स इंट्राडे हाई डेली बना रहे हैं। कल भी आप बात करें और आज भी बात करें। आज सेक्टोरिकली सेक्टर वाइज बात करें तो एफएमसीजी ने अपना इंट्राडे हाई बनाया। कुछ स्पेसेस से जो कैटेगोरिकली जिनमें ट्रेड सुबह से ही दिख रहा था, पहला क्रूड डेरिवेटिव्स का, क्योंकि क्रूड $75 के पास फिसला। जितने भी एशियन पेन स्टॉक्स थे, लुब्रिकेंट स्टॉक्स थे, ओएमसीज थे, ये फर्स्ट हाफ में अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ऑयल प्रोड्यूसर्स जैसे ओएनजीसी कल वो हाई पे थे, उन पर थोड़ा सा लास्ट आवर में आपको दबाव देखने को मिला। दूसरा जो स्पेस क्लियर ट्रेड था वो आज कंजम्पशन का ट्रेड दिखा। आप लार्ज कैप्स चाहे ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे बात करें, मिड कैप से डाबर, मैरिको जैसे, डाबर के तो क्या नंबर्स भी आने हैं। इंट्राडे हाई पर आपको एफएमसीजी सेक्टर भी आज दिखाई दिया। ये क्लियरली कंजम्पशन का, टाटा कंज्यूमर हो, फिर टू सम एक्सटेंट आईटीसी हो, यहाँ पर आपको क्लियरली ट्रेड आज दिखाई दिया, पॉजिटिव मोमेंटम था। और तीसरा स्पेस जो था वो पीएससी स्पेस था, यानी सरकारी स्पेस, चाहे वो एचएएल जैसी कंपनी हो, बीएचईएल जैसी कंपनी हो, या फिर आपके पास इंफ्रा की कंपनियाँ हो, सरकारी कंपनियाँ हो, या फिर पावर ग्रिड जैसे एनटीपीसी जैसी कंपनीज हो। सो ये कुछ बड़ी पॉकेट्स थी। आप गेनर्स की बात करें तो पहले तो कंजम्पशन में एफएमसीजी के स्टॉक्स थे, एचयूएल में मूव थी, टॉप गेनर में एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक थे, अल्ट्राटेक सीमेंट में नंबर्स के बाद जो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हुआ था फिर वो रिवर्स हुआ। और आप अपोलो हॉस्पिटल में भी आज पॉजिटिव मूव के साथ जा रहे हैं। अडानी स्टॉक पे एक इनफैक्ट हिडनबर्ग केस से जुड़े हुए पीआईएल पर एक अपडेट आया जिसका हैंगओवर आपको अडानी स्टॉक्स पे दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, वहां पर आपको डाउनसाइड मूव दिखी। और दूसरे जो गिरने वाले स्टॉक्स है, यूपीएल अच्छा खासा कई दिनों से चल रहा है, वहां थोड़े प्रॉफिट बुक हुए। मिड कैप गेनर्स में आपको टायर स्टॉक्स में एमआरएफ जैसे काउंटर्स दिखे, लॉरस लैब जैसे काउंटर दिखे। और बीएचईएल की तो हमने बात की ही, बीएचईएल में भी लगभग 7% की मूव दिखाई दी। ईआईएल में आपको 12-13% की मूव दिखाई दी। एक और स्पेस माइक्रो फाइनेंस काउंटर्स, जितने में स्पंदन स्फूर्ति, कल साटन क्रेडिट केयर जैसे काउंटर्स थे, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वहां पर स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है 10-12% की। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जबरदस्त एक्शन आज भी आपको दिखाई दिया। और बैंकिंग स्टॉक्स में जिन लेवल्स पर हम खुले थे वहां से इतनी स्मार्ट रिकवरी थी, ऑलमोस्ट सारे के सारे लॉस को रिकवर भी किया। जो गैप क्रिएट हुआ था बाजार ने उसे फिल किया, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं। फेड का 2 दिन का जो इवेंट है वो वॉच आउट होगा। 25 बीपीएस बहुत हद तक डिस्काउंट है कि यहाँ पर रेट हाइक आने वाला है, लेकिन शायद बाजार एंटिसिपेट कर रहा है अच्छी कमेंट्री को। इसीलिए आप देखेंगे कि जिन लेवल्स के पास बाजार में शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे वो कवर भी हुए हैं। ट्रेडर्स अपनी पुट कवर करके जा रहे हैं। सो वॉच आउट करना होगा कि आज ग्लोबल मार्केट से आपको कैसे इंडिकेशंस दिखते हैं और कल हम क्या मूव देखते हैं। तो बहुत वॉचफुल करने, बहुत ही वॉच्ड आउट डे आज का जरूर रहेगा। बिल्कुल, तो आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोबल मार्केट से क्या क्यूज मिलते हैं और फेड बैठक में क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, जो कि कल भारतीय बाजारों की चाल तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन एक्शन कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर है फेड बैठक के पहले। और एक बार समझ लेते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या रहा और क्रूड की चाल कैसी रही, ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो लेट मार्च के बाद सबसे निचले स्तरों पर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है, $73 तक फिसल चुका है। $70 के नीचे WTI क्रूड आ चुका है। कल भी हमने देखा था कि 5% तक की गिरावट क्रूड कीमतों में दिखी थी। आज फेड की बैठक का दूसरा दिन और आज ब्याज दरों पर फैसला आ जाएगा। साथ ही साथ ECB का भी ब्याज दरों पर फैसला आएगा और दोनों ही मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे दौर में जहाँ पर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, स्लो डाउन को लेकर चिंता है, ऐसे में अगर
ब्याज दरें अगर बढ़ाई जाते हैं मेजर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, तो डेफिनेटली इससे ग्लोबल डिमांड हर्ट हो सकता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ेगी। चाइना के जो अप्रैल के जो मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स आए थे वो भी अनएक्सपेक्टेडली अनुमान के विपरीत काफ़ी कमज़ोर रहे थे। बाजार को अनुमान था कि चाइना से रिकवरी होगी, वो क्रूड की डिमांड को यहाँ से ड्राइव कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो नंबर्स है वो चौंकाने वाले थे और यही वजह है कि क्रूड कीमतों पर दबाव बना है। साथ ही एक खबर ये भी है कि ईरान में जिस तरह से सप्लाई तेज़ी से बढ़े हैं, वहाँ पर 30 लाख रोजाना बैरल के पार चला गया जो वहाँ के रोजाना सप्लाई है, तो वो एक तरफ से सप्लाई बढ़ रही है। भले ही ओपेक प्लस का जो फैसला था कि उत्पादन बढ़ाने का 1 मई से उत्पादन घटाने का, उसके विपरीत ईरान की तरफ से सप्लाई बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ की वजह से लगातार डिमांड घटने की आशंका है। इस वजह से कच्चा तेल लगातार गिर रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $73 तक फिसल चुका है। ऑल राइट, ठीक है। तो ये है कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं और इस बीच एक और खबर आ रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ी। 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की तैयारी जोरों पर है। 2025 तक 1700 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल रणनीति पर काम कर रही है। मकसद ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को हासिल करने के लिए सफिशिएंट एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो किया जाए। लेकिन सरकार का अपना अनुमान ये कहता है कि शुगर केन मोलासेस के जरिए सफिशिएंट एथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है ताकि इस टारगेट को मीट किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए रणनीति ये तैयार की गई है कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। टारगेट ये है कि क्योंकि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को 2025 तक हासिल करने के लिए करीब 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल की ज़रूरत होगी। लेकिन रणनीति ये तैयार की गई है कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन के जरिए 1700 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल का प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बैठक की, एक डेलिब्रेशन किया, जिसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स शामिल थी, शुगर कंपनीज थी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, एक्सपर्ट्स भी थे, और इस बात की रणनीति तैयार की गई कि कैसे ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए और इसके फोकस में मेज के जरिए जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा उसको फोकस में रखा गया है। ये रणनीति बनी कि ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन करने वाली जो डिस्टिलरीज हैं उनको सेपरेट तौर पर इंसेंटिव्स दी जाएगी। साथ ही साथ शुगर केन सेक्टर के तर्ज पे ग्रेन प्रोड्यूसर्स को भी इंसेंटिव्स का फ़ायदा दिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो इससे संबंधित रणनीति जो हैं वो तैयार करें। जहाँ तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सवाल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, उनसे भी ये कहा गया है कि वो एक स्टेबल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो तैयार करें और इस बात पर ध्यान दें कि अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन मेज़ के जरिए किया जा रहा है तो उसके लिए सेपरेट इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे। मकसद ये है कि जितना भी एथेनॉल की रिक्वायरमेंट है देश के अंदर, उसका कम से कम 50% प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल के जरिए किया जाए, ताकि शुगर केन मोलासेस के ऊपर जो निर्भरता है वो उसमें कमी लाई जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। इनाम होल्डिंग्स के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवराम का कहना है कि ग्लोबल दिक्कतों का असर घरेलू बाजार पर दिखेगा। निवेशकों को बैंकिंग, फाइनेंस और एंसिलरी में खरीदारी के नए मौके तलाशने चाहिए। तो हम लोग का व्यू ये है कि मैक्रो जो है इंडिया का भी और अगर हम यूएस का भी देखें, और ग्लोबल मैक्रो थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो वहाँ पे जो है अभी भी इन्फ्लेशन जो है 6-7 के आसपास है। उनका जो बेंचमार्क है 2% इन्फ्लेशन का है। आज रात को फेड की कमेंट्री मिलेगी तो उससे थोड़ा हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आगे उनका क्या रुख होने जा रहा है। फिर भी हम लोग का इंटरनल व्यू है कि जब तक 2 के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आता है यूएस में, तब तक वो रेट कट नहीं कर सकते। तो रेट्स जो है हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं तो जनरली वो स्टॉक मार्केट्स के लिए इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो इंडिया का भी यही है कि 4 के नीचे जो है आरबीआई का उनका मैंडेट है सीपीआई का, जो 4 के नीचे इन्फ्लेशन आएगा तो हम रेट कट की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो रेट हाइक है वो पूरा हो गया है, अब जो कट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है।
तो हमारा इंटरनल व्यू है कि ये थोड़ा चॉपी मार्केट ही रहने वाला है। पिछले 18 महीने से हमने कोई रिटर्न्स नहीं देखे हैं, स्टॉक वाइज रिटर्न देखे हैं। तो अगर आप देखें सही स्टॉक से बेट हाँ, तो वैल्यू हैज़ डन बेटर देन ग्रोथ। आप ये 18 महीने में अगर देखें, वैल्यू ने अच्छा किया है। आप FMCG में भी देखें, जो वैल्यू FMCG था वो अच्छा किया है, और जो हाई ग्रोथ है वो फ्लैट या डाउन चल रहे हैं। इन हर सेक्टर में आप ये देखेंगे थोड़ा वैल्यू हैज़ आउट परफॉर्म्ड ग्रोथ। हमें लग रहा है कि ये शायद और 6 महीने कंटिन्यू करेगा। उसके बाद एज डेटा कम्स इन हम कॉल ले सकते हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण हमारी सर्टेन सेक्टर्स में लाइक कंजम्पशन हो, रूरल कंजम्पशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। एक तो सारे बैंकों ने जो है प्रोविज़न बहुत बढ़ाई कोविड के समय और कोविड के पहले भी, और उसके ऊपर क्या हुआ है कि जो रिटेल क्रेडिट जो लोग दे रहे हैं, जो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो या हाउसिंग लोन हो, उसमें जनरली जो हम NPA देखते हैं उससे बहुत कम NPA आ रही है। तो ये छोटे बैंक्स भी जिन्होंने हमें गाइडेंस दिया था कि मान लीजिए कि हम हमारे 1% या 1.5% का क्रेडिट कॉस्ट आएगा, उनको उतना भी नहीं आ रहा है। तो उनके प्रॉफिट जो हैं सब्सटेंशियली बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा और 1 साल तो मुझे क्लियर रनवे दिख रहा है। पर छोटे बैंक्स में यही है कि अगर कोई एक बड़ा लोन दिया, जैसे अभी रिसेंटली सुनने में आया कोई एयरलाइन का इशू आया है, तो ये सब आपको संभल के रहना पड़ेगा। बट जनरली इफ़ आई से बैंक्स इन जनरल आर लुकिंग वेरी गुड। लार्ज बैंक्स तो अच्छे ही लग रहे हैं, छोटे में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, तो ये थे श्रीधर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े थे जो कि बाजार पर अपनी राय देते हुए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब एक और अहम नतीजों की बात करते हैं और HDFC लिमिटेड अपने नतीजे घोषित करेगा। HDFC के नतीजे कैसे हो सकते हैं, इसका अनुमान लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, HDFC लिमिटेड फोकस में है। हम देख रहे हैं कि डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यहाँ पर हम करीब 9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 5000 करोड़ पर नेट इंटरेस्ट इनकम रिपोर्ट हो सकता है। अगर मुनाफे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3807 करोड़ का अनुमान है। 3% की ईयर ऑन ईयर अपटिक की उम्मीद की जा रही है। प्रोविजंस हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो गिर सकते हैं 370 करोड़ से 360 करोड़ पर। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एक बार ध्यान कर ले तो यहाँ पर हम हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,34,900 करोड़ पर आ सकते हैं। लार्जली अगर हम देखें तो ओवरऑल AUM ग्रोथ काफ़ी हेल्दी हो सकती है, मगर अगर हम इंडिविजुअल लोन बुक की बात करें तो 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉन इंडिविजुअल जो लोन बुक है यहाँ पर 2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी सुधर सकती है और इनफैक्ट जो NIMs है वो स्टेबल या तो इम्प्रूव होते हुए भी नज़र आ सकते हैं। तो लार्जली ये थे हमारे एक्सपेक्टेशंस HDFC को लेकर, मगर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र होगी रिजल्ट्स आने पर। एक्सपेक्टेशंस क्या है होम लोन डिमांड को लेकर, मार्जिन्स को लेकर क्या आउटलुक है और मर्जर और एसेट क्वालिटी पर कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे ट्रैक करने के लिए। तो ऑल इन ऑल डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है HDFC लिमिटेड से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख करते हैं। और आज हमने देखा कि मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या है, पूरी खबर समीर से समझ लेते हैं। समीर बताइए, मनप्पुरम फाइनेंस में आज खासी गिरावट देखने को मिली, क्या वजह थी, क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। ईडी ने मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के कई ठिकानों पर इस वक्त तलाशी अभियान उसको शुरू किया है। कई जगह तलाशी ली जा रही है और ये ना सिर्फ उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे बल्कि जो प्रमोटर के प्रीमाइसेस है वहाँ पर भी तलाशी ली जा रही है। आरोप ये है कि मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने RBI की अनुमति के बिना और सही नियमों का पालन किए बिना ग्राहकों से 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये राशि जुटाई है और यही नहीं, जो KYC नॉर्म्स होते हैं उनका भी सही तरीके से पालन नहीं किया है। तो ये 2 बड़े गंभीर आरोप मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पे लगे हैं, जिसके बाद ईडी की तरफ से ये बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। केरल के तिरुसुरूर में ये कार्रवाई की जा रही है, जहां मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के अलग अलग जगहों पर ये तलाशी इस वक्त सर्च ऑपरेशन ईडी के द्वारा की जा रही है। इस पूरे मसले पर मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से ये स्वीकार जरूर किया गया है कि हाँ, ये ईडी ने उनके जो जगह हैं उनके ठिकानों
पर सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। जितने भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं एजेंसी द्वारा वो मुहैया कराए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड पे होती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि जो प्रमोटर है मन्नापुरम के वीपी नंद कुमार, उनके भी ठिकानों पर ये सर्च ऑपरेशन ईडी ने किया है। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पर, और गंभीर आरोपी है कि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बिना सही नियमों का पालन किए, बिना आरबीआई की अनुमति के ये राशि जुटाई गई है। और यहाँ से ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड के लिए और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। तो और भी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं मन्नापुरम फाइनेंस के लिए। ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है कंपनी के मैनेजमेंट पर, जिस वजह से आज हमने देखा भारी गिरावट हुई है। और जैसा कि समीर भी बता रहे थे कि यहाँ पर दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करेंगे। और डाबर के नतीजे भी आने वाले हैं। डाबर के नतीजों से क्या अनुमान है बताने के लिए विनी हमारे साथ मौजूद हैं। विनी बताइए। सो डाबर के Q4 FY23 नंबर्स देखें तो सबड्यूड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आई में सिर्फ 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट्स में अराउंड 23% की ग्रोथ, और मार्जिन में थोड़ी कंट्रैक्शन और प्रेशर ये टाइम भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे करेंसी हेडविंड्स है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बना रहेगा मार्जिन पे। और एड स्पेंस एक्सपेक्टेड है कि वो इंक्रीज हो गए, तो उसका भी प्रेशर आता है ऑपरेटिंग मार्जिन पे, और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है इबिटा मार्जिन पे। इबिटा मार्जिन 17.2%, तो 80 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके अलावा जो ग्रोथ की बात करें तो ये डोमेस्टिक ग्रोथ में, डोमेस्टिक बिजनेस में लार्जली ग्रोथ आएगा फूड बिजनेस में, जबकि हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस और हेयर केयर बिजनेस में बेस काफ़ी हाई था Q4 FY22 में, तो उसकी वजह से वो थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा और वहाँ पे सबड्यूड ग्रोथ ही एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा मैंने ऑपरेशनल अपडेट आया था, तो वहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ था कि सिक्वेंशली तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है रूरल ग्रोथ में, पर अभी भी रूरल के जो वॉल्यूम्स है वो अभी भी म्यूटेड है। अर्बन के वॉल्यूम थोड़े पॉजिटिव साइड में गए हुए हैं, तो ये कमेंट्री आगे अभी करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पे कुछ कमेंट्री अगर मैनेजमेंट देती है तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस का क्या आउटलुक है वो एक फैक्टर भी हम ध्यान रखेंगे। आउटलुक क्या है ज्यूस कैटेगरी में, एड स्पेंस की क्या उनकी प्लानिंग है, आगे जाते हुए भी एड स्पेंस इंक्रीज हो गए कि अब स्टॉप हो जाएगा, तो वो एक फैक्टर है, हम वॉच आउट करेंगे। और भूलिए मत ये पहला क्वार्टर है जब से डाबर ने इंटीग्रेट किया हुआ है बादशाह मसाला को, तो अक्वायर करने के बाद, तो ये पहला क्वार्टर वो होगा, तो उसकी वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम वॉच आउट करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। इस कंपनी के भी नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से क्या अनुमान है ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि बताइए। टीवीएस मोटर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि इस बार कंपनी के मार्जिन्स अगर हम देखें तो वो टीवीएस मोटर्स से इसलिए हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो एक ट्रेंड और एक नंबर जो टीवीएस मोटर्स नहीं छोड़ता है वो है उसका मार्जिन फिगर। आप कोविड देख लीजिए या फिर उसके बाद की रिकवरी, हमेशा कंपनी ने अपने 10% के मार्जिन्स कहीं ना कहीं मेंटेन किए हैं और इस बार भी 10% से ज़्यादा ही मार्जिन्स आने की उम्मीद है। पर अगर हम तिमाही दर तिमाही या फिर साल दर साल देखें तो लगभग सपाट ग्रोथ इनके मार्जिन्स पे देखने को मिलेगी। 10.1% हमारी उम्मीद है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बेंचमार्क बन गया है टीवीएस मोटर्स के लिए, जो कि देखना है। इसके अलावा कंपनी के इस बार वॉल्यूम्स की बात करें जिसका असर इनके बाकी के नंबर्स पे भी पड़ेगा, तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इनकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम जो है इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रही थी। जी हाँ, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी लिए थे जिसका असर इनकी आय पे अगर हम देखें तो लगभग सपाट ही देखने को मिलेगा। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो यहाँ पे 6527 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। इबिडा में भी लगभग सपाट ग्रोथ 660 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए और आखिरी में प्रॉफिट के फिगर पे 350 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। तो टीवीएस मोटर्स कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन होती हुई नज़र आई हैं, पर आगे अगर हम देखें तो ईवी ग्रोथ को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी सामने निकल कर आ रही है और एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या आउटलुक है, इस पे खासी नज़र रहेगी। अब बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं देखने को मिला है इनकी वॉल्यूम्स में। अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो मामूली सी 2% की ग्रोथ है। ऐसे ही कुछ उम्मीदें कंपनी की आय से भी लगाई जा रही हैं। 2.5% बढ़त की उम्मीद है तिमाही दर तिमाही 8230 करोड़ पे। कंपनी के मार्जिन्स में सुधार आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक्स भी लिए थे, वॉल्यूम्स भी थोड़ा सा सपोर्ट करती नजर आई। जो प्रीमियम बाइक्स थी उनकी सेल्स थोड़ी बेहतर थी, तो 12.2% उम्मीद लगाई जा रही है मार्जिन फ्रंट पे। और आखिरी में मुनाफे के फिगर में 762
2 करोड़ हमारी उम्मीद है, जो कि तिमाही दर तिमाही करीब 7.5% की बढ़त होगी। तो दोनों ही कंपनीज के नतीजों से बहुत ज़्यादा शानदार उम्मीदें तो नहीं है, पर जी हाँ आगे की ग्रोथ आउटलुक, क्योंकि टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत अच्छी रिकवरी फेज नहीं दिखाई है, आउटलुक को लेकर क्या कमेंट्री आती है इस पे खासी नज़र रहेगी।